बनिया इंडिया की एक ऐसी कम्युनिटी जिसकी टोटल पॉपुलेशन 3% है, पर भारत के रिचेस्ट 80% लोग बनिया ही हैं। बनिया कम्युनिटी मनी मैनेजमेंट और बिजनेस या सरल भाषा में कहें तो धंधे वाले सब्जेक्ट में उन्हें पीएचडी हासिल होती है। आप पूरे भारत में कहीं भी देख लो, कोई भी दुकान वाला, मिठाई वाला या फिर कोई बड़ा मल्टी मिलेनियर ब्रांड ही क्यों ना हो, उसको लीड हमेशा एक बनिया ही कर रहा होता है। अग्रवाल्स, मित्तल्स, बंसल, गोयल और गुप्ता, इन सभी ने मानो पूरे भारत में अपनी पकड़ बनाकर रखी है, जिसके आसपास भी कोई पहुंच ही नहीं सकता सिवाय दूसरे बनिए के। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, लक्ष्मी नारायण मित्तल, अनुपम मित्तल, पीयूष बंसल, अमन गुप्ता, इन सबने इंडिया की इकोनॉमी को किस लेवल पर पहुंचा दिया है। पता नहीं एक बनिए के पास कौन से ऐसे जीन्स होते हैं, पता नहीं इनकी ऐसी कौन सी ट्रेनिंग होती है जिससे आगे चलकर ये सभी सक्सेसफुल बिजनेस बनाते हैं। मैं आपको अपना एक पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ। तो मैं एक बार आगरा ट्रेवल कर रहा था और मेरा दोस्त वहीं रहता था। मैंने उससे कहा कि भाई स्टेशन आने वाला है, थोड़ी देर में तू मुझे लेने आ जाना। तो पहले तो वो 10 सेकंड रुका और सोच के बोलता है, भाई तू एक काम कर, टैक्सी से ही आ जाना। मैं हैरान हूँ और मैंने कहा, भाई टैक्सी से आना होता तो तुझे फोन क्यों करता। अब उसका जवाब सुनकर मेरे होश उड़ गए। कहता, भाई देख, पहले तो मैं तुझे लेने आऊंगा, मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर स्टेशन है, आने जाने में 20 किलोमीटर मान ले, उससे मेरा 200 रुपए का पेट्रोल लग जाएगा। फिर अगर तू लेट हो गया तो पार्किंग के 100 रुपए अलग देने पड़ेंगे, तो टोटल 300 रुपए, और स्टेशन से कैब करेगा तो 220 रुपए में काम हो जाएगा। देख 70-80 रुपए बची जाएंगे, तो आ जाना भाई। मैं हैरान, मैंने कहा, भाई पक्का बनिया ही है, जो बोल रहा है मान लो, घाटे का सौदा तो कभी नहीं करवाएगा। मतलब आप इनकी कैलकुलेशन देखो, फटाफट हिसाब, और वो भी ऑन पॉइंट। दरअसल बनिया कम्युनिटी को कह लो भगवान का वरदान है कि इनके घर में पैदा हुआ हर छोटे से छोटा बच्चा पैसा बचाना और पैसा कमाना जानता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये लोग अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बांटते भी हैं। मजाक मजाक में हम सब कहते हैं कि बनिए कितने कंजूस होते हैं, पर जितना डोनेशन चैरिटी ये लोग करते हैं, इंडिया में शायद ही कोई और कम्युनिटी करती हो। पर क्या बनिया कम्युनिटी का इतने सक्सेसफुल होने के पीछे सच में वरदान है या इसके पीछे छुपी हुई कुछ मास्टर स्ट्रेटेजीज हैं? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 11 ऐसी स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूँ जिसकी वजह से ये बनिया कम्युनिटी इतनी अमीर है। स्ट्रेटेजी नंबर 1, लेगेसी ऑफ फैमिली बिजनेस। एक बनिया के लिए उसका बिजनेस और उसकी फैमिली लेगेसी सब कुछ होती है। बनिया कम्युनिटी में फैमिली बिजनेस को कंटिन्यू करना और उसे एक्सपेंड करना बहुत अहम माना जाता है, क्योंकि बनिया लोग अपनी जनरेशन को सिर्फ बिजनेस ही नहीं सौंपते, बल्कि उस बिजनेस के साथ साथ ट्रू फाइनेंशियल नॉलेज, बेसिक बजटिंग और सारी जर्नी सौंपते हैं। बनिया फैमिली में पैदा हुआ हर बच्चा जानता है कि उसकी पिछली जनरेशन ने कितनी मेहनत करी है और कितने सेक्रीफाइस किए हैं, इसलिए वो अपनी फैमिली के बिजनेस को अपनी विरासत मानते हैं और धर्म की तरह उसे निभाते हैं। मुकेश अंबानी जी, गगन बिशन अग्रवाल जी इसके सबसे बड़े और बेहतरीन एग्जाम्पल है। धीरूभाई अंबानी जी के सेक्रीफाइस को और मेहनत को मुकेश अंबानी ने देखा और उन्होंने रिलायंस के टेक्सटाइल बिजनेस को एक मल्टी प्रोडक्ट और मल्टी बिलियनियर ब्रांड बनाया। ठीक उसी तरह गंगा बिशन जी, जिनके पापा एक छोटे से ठेले पर भुजिया नमकीन बेचा करते थे, उन्होंने घर चलाने के लिए अपने पिताजी के साथ 11 साल की उम्र से ही भुजिया बेचना शुरू किया और देखते ही देखते हल्दीराम को एक ऐसा ब्रांड बनाया जिसके टेस्ट का आज तक कोई जवाब नहीं है। और इनके बाद इनकी नेक्स्ट जनरेशन ने इस बिजनेस को एक स्वीट शॉप से एक मल्टीनेशनल स्वीट एंड स्नैक कंपनी बनाया है। अब आती है स्ट्रेटेजी नंबर 2, एक्सीलेंट अकाउंटिंग। दोस्तों, जिस तरह शिप में एक छोटा सा होल आपकी पूरी शिप तबाह कर सकता है, ठीक उसी तरह फाइनेंस को मैनेज करने में एक छोटी सी गलती भी बहुत महंगी पड़ सकती है। पैसा कमाना और पैसा मैनेज करना दोनों अलग अलग चीजें हैं, जिससे बहुत से लोग ठीक से समझ नहीं पाते। लोगों को लगता है 1,00,000-1.5 लाख महीना कमा लिया, बस बन गए अमीर, पर उसका हिसाब कैसे रखना है, उसे मैनेज करना, ये पता नहीं होता। और इसलिए बनियों में अकाउंट्स मेंटेन करने को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। हर एक छोटी से छोटी चीज का हिसाब कहाँ कब कैसे लिखना है हर बनियों को शुरू से सिखाया जाता है। आपने मूवीज वगैरह में वो सेठ जी के पास रखी लाल कलर की बुक तो देखी होगी, जिसे बनियों की भाषा में चौपड़ी कहते हैं, जिसमें वो अपना डेली का हिसाब लिखते हैं और इसकी बहुत इज्जत करते हैं। पर हमारे आसपास अगर आप देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग पैसा कमाने से ज्यादा उड़ाने की बातें करते हैं, कुछ सेव नहीं करते और इसलिए जिंदगी भर रोते रहते हैं। सो ध्यान रहे, अगर आप पैसों को मेजर नहीं कर सकते तो आप भी कभी उसे मैनेज नहीं कर पाओगे, और कभी मैनेज नहीं कर पाए तो कभी एक्सपेंड नहीं कर पाओगे। स्ट्रेटेजी नंबर 3, शार्प बार्गेनिंग स्किल्स। बार्गेनिंग और बनिया ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इंडिया में रहने वाले एक आम इंसान को और एक बनिया की बार्गेनिंग स्किल में जमीन आसमान का फर्क होता है। आप कहीं भी सामान खरीदने जाओ, भाई साहब मजा ले, वो दुकानदार आपको अपने बताए हुए प्राइस से डिस्काउंट दे दे। और सही बार्गेनिंग स्किल्स तो वहाँ देखने को मिलती है जहाँ बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों ही बनिया निकल जाए। देखो यार, यहाँ मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा, ना ही इन्हें कंजूस कह रहा हूँ, बस इतना बता रहा हूँ कि बनिया लोग दरअसल अपनी ट्रू बार्गेनिंग स्किल की वजह से ही आज इतने सक्सेसफुल हैं।
अब हम लोगों का क्या है कि कहीं भी शॉपिंग करने जाएंगे, सामान खरीदने जाएंगे तो जो मिल रहा है जिस प्राइस पे मिल रहा है उसी प्राइस पे उठा के ले आएंगे। पर एक बनिया वो कभी ऐसा नहीं करेगा। अगर एक बनिया गाड़ी या कोई 2 व्हीलर खरीदने जाएगा तो सबसे पहले सवाल ये पूछेगा डिस्काउंट कितना है, पेमेंट फुल कैश में करूंगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ बेस्ट इंश्योरेंस डील मिलनी चाहिए। एंड लिटरली ऐसा होता ही है। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आज की डेट में हर एक पैसे का ठीक से हिसाब रखते हैं। हर खर्चे से पहले उसका बेस्ट प्राइस कैलकुलेट करते हैं और फिर उस डील को लॉक करते हैं। फिर चाहे वो 2 व्हीलर खरीदना हो या फिर बड़े बड़े मर्जर्स करने हो, बेस्ट डील एक बनिया ही दिलाएगा। स्ट्रेटेजी नंबर 4, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क है तो इश्क है। अब हमने ये लाइन तो हाल ही में कई बार सुनी है, पर हमें अच्छा भी लगा, समझ भी आया। पर एक बनिया फैमिली के अंदर रिस्क उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट शब्द है। एक बनिया जानता है कि बिना एक्सपेंशन के बिजनेस कभी ग्रो नहीं कर सकता और एक्सपेंशन में रिस्क होता ही है, पर उस रिस्क को सही ढंग से एग्जीक्यूट करना और उसे प्रॉफिटेबल बनाना ही बनियों की खासियत होती है। फ्लिपकार्ट जब एक छोटी सी वेबसाइट थी तब सचिन और बिनी बंसल ने सोचा कि अगर उन्हें इस बिजनेस को अमेजोन और अलीबाबा जितना सक्सेसफुल बनाना है तो थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो सिर्फ बुक स्टोर से उन्होंने इसे पूरा ई-कॉमर्स स्टोर बना दिया, डिलीवरी पार्टनर हायर किया, कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट का ऑप्शन दिया, जिससे कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड हुआ। पर आप सोचो, एक दुकान जहाँ सिर्फ किताबें मिलती हैं वो अगर सारा सामान रखने लग जाए तो कस्टमर और कॉस्ट थोड़ी तो इफेक्ट होगी सही। फ्लिपकार्ट के फाउंडर के साथ भी यही हुआ। ऑर्डर्स नहीं आए, वेबसाइट और ऐप का यूजर लिमिटेड हो गए, पर उन्हें अपने इस रिस्क पर पूरा भरोसा था क्योंकि उन्हें काफी कैलकुलेट करके ये ऑप्शन सिलेक्ट किया था और इवेंचुअली हुआ भी ऐसा। फ्लिपकार्ट ने मानो ओल्ड ट्रेडिशनल कंपनीज की नींव ही हिलाकर रख दी। सच में लास्ट डिकेड में जिस रेट से फ्लिपकार्ट बढ़ा है शायद ही कोई और इंडियन ई कॉमर्स बिजनेस टिक पाया होगा। तो बेसिकली धंधा करने के लिए जो जिगरा चाहिए होता है ना, वो हमारे बनिया भाइयों में बचपन से ही इनबिल्ट होता है। स्ट्रेटेजी नंबर 5, कम्युनिटी सपोर्ट। अब क्योंकि बनिया अपने बिजनेस को अपने धर्म मानकर काम करते हैं, इसलिए इन्हें इनकी कम्युनिटी से बहुत ज्यादा सपोर्ट भी मिलता है। एक बनिया जानता है कि अगर एक बार हमने कम्युनिटी सपोर्ट बिल्ड कर लिया तो फिर बिजनेस की ग्रोथ को रोकना नामुमकिन है। इसलिए एक बनिया अपनी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली और फ्रेंड्स सबको बहुत क्लोज रखती है। कोई भी नया बिजनेस शुरू होता है तो इनकी कम्युनिटी, इनके रिलेटिव्स इनके फर्स्ट कस्टमर बनते हैं। फाइनेंशियल और मैनुअल दोनों सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बनिया फैमिली है जिनकी मिठाई की दुकान है। अब पहले दिन से इनको अपनी कम्युनिटी यानी अपने फ्रेंड्स और फैमिली और रिश्तेदारों से काफी सपोर्ट मिला, जिसने इनकी सेल्स भी बढ़ाई और इनको नए कस्टमर भी दिलाए। धीरे धीरे एक फैमिली से दूसरी फैमिली तक, दूसरी फैमिली से तीसरी फैमिली तक बात बढ़ती गई और बिजनेस को हर कोई जानने लगा। और स्वीट्स की क्वालिटी अच्छी होने की वजह से दूर दूर से अब इनकी मिठाई की दुकान पर आने लगे। इनके बिजनेस का वर्ड ऑफ माउथ बढ़ा, ऑनलाइन डिलीवरी शुरू करी और कुछ ही सालों में और एक ब्रांच भी खोल ली। ये होती है पावर बनिया कम्युनिटी की, जो खुद के साथ साथ दूसरों को भी ऊपर उठाने में मदद करते हैं। तभी तो सोचो ये लोग 80% ऑफ इंडियन मार्केट कैसे डोमिनेट करके बैठे हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 6, डाइवर्सिफिकेशन। फाइनेंस और बिजनेस के फील्ड का मोस्ट इंपोर्टेंट रूल डाइवर्सिफिकेशन, जिसे एक बनिया अपने बिजनेस और अपनी इन्वेस्टमेंट में भली बाती को यूज करता है। वो ये जानते हैं कि पैसा रखे रहने से कुछ नहीं होता, मुश्किल से 2-3% का इंक्रीज मिलेगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा। इसलिए पैसों को इन्वेस्ट करके अलग अलग सोर्सेज ढूंढो। इसलिए या तो ये लोग मोस्टली पैसों से गोल्ड खरीदते हैं या फिर उसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। मैं आपको लिटरली अपना एग्जांपल बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है बनिया, उसे कभी भी कोई भी पैसा मांगते हैं तो उसके बैंक में मुश्किल से कुछ ही रुपए पड़े होते हैं और इसकी जयपुर में प्राइम लोकेशन पर गारमेंट्स की शॉप है। इससे जब भी कुछ पूछो, भाई इतना पैसा कमा के करता क्या है, तो कहता है भाई वाइफ और मम्मी को तो गोल्ड दिला देता हूँ या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देता हूँ, कभी एक जगह सारा पैसा नहीं रखता। और तो और सिर्फ मनी ही नहीं, बिजनेस में भी ये डाइवर्सिफिकेशन के मामले में इनका कोई जवाब नहीं है। हाँ चलो माना कि थोड़े पुराने लोग हैं जिनको नए तौर तरीके नहीं आते, वो आज भी चेंज से या नई चीजों को करने से डरते हैं। पर एक न्यू एज्ड बनिया ये बात अच्छे से जानता है कि अगर बड़ा बनना है तो बढ़ना पड़ेगा, यानी डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। 2010 में जब भावेश अग्रवाल और अंकित भाटी ने ओला की शुरुआत करी तो वो मात्र एक प्लेटफॉर्म था जो कस्टमर को कैब ड्राइवर से कनेक्ट करता था और उनका ये आइडिया अच्छा भी चला। पर वो समझ गए कि अगर बड़ा ही बनना है तो इसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। फिर बाइक्स, ऑटो रिक्शा, कार रेंटल्स, फूड डिलीवरी जैसी चीजें इंट्रोड्यूस करी एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। स्ट्रेटेजी नंबर 7, डोनेट एंड स्प्रेड। एक बनिए के लिए उसका धंधा ही उसका धर्म है और जो आपने कमाया उसमें से कुछ हिस्सा बांटना सबसे बड़ा धर्म का काम है, जो एक बनिया या मैं कहूँ कि हर इंडियन फैमिली में सिखाया जाता है। हम जब भी मौका देखते हैं तो एक गरीब इंसान की मदद जरूर करते हैं और एक बनिया बिजनेसमैन इस पुण्य के काम में कभी नहीं चूकते। राधा किशन दमानी, करसन भाई पटेल, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, ये सभी लोग अपने बिजनेस के साथ साथ एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी चलाते हैं जो गरीब लोगों की एजुकेशन और हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हर दिवाली पे, हर 30 त्योहार पर ये कम्युनिटी जितना हो सके डोनेट करती है। सामान डिस्काउंट पर भी देते हैं ताकि किसी का त्योहार खराब ना हो सके। डोनेशन भी इनकी स्मार्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी का ही सबसे बड़ा हिस्सा है, जिससे इन्हें टैक्स इंसेंटिव मिलते हैं, डिडक्शन मिलते हैं, जिससे इनका बिजनेस और भी बढ़ता चला जाता है।
और हर एक पैसे का सही हिसाब, वो भी बिना किसी घपले के। स्ट्रेटेजी नंबर 8, लॉन्ग टर्म विजन। एक बढ़िया बिजनेसमैन की सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होती है उसका लॉन्ग टर्म विजन। कोविड के समय जब इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री बुरी हाल में चल रही थी, उस समय राकेश झुनझुनवाला जी ने अक्सर एयरलाइंस की अनाउंसमेंट करी, क्योंकि उस समय एयरलाइंस और एयरक्राफ्ट बहुत ही अच्छे रेट्स पर चल रहे थे और राकेश जी जानते थे कि कोविड के बाद ये इंडस्ट्री और भी ज्यादा तेजी से बूम करेगी, और हुआ भी कुछ वैसा ही। राकेश जी का विजन ही उनको आखिरकार मार्केट का इतना बड़ा प्लेयर बना पाया, और बनिया फैमिली का हर इंसान अपने बिजनेस और अपने काम को लेकर इतना ही विजनरी होता है। स्ट्रेटेजी नंबर 9, एडेप्टेबिलिटी। एक बनिया हमेशा हर सिचुएशन के लिए तैयार रहता है, क्योंकि वो जानता है कि मार्केट हर 6 महीने में चेंज हो जाती है। कभी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, तो कभी ट्रेंड चेंज हो जाता है, तो कभी टेस्ट। ऐसे ही बनिया जानता है कि अगर चेंज के साथ साथ खुद को नहीं डाला तो धंधा चौपट हो जाएगा, इसलिए वो अपने पास हमेशा कैश रिजर्व, सेविंग्स और इमरजेंसी फंड रखते हैं, ताकि चेंज के साथ साथ ढलने में कोई दिक्कत ना आए। मैंने लिटरली ऐसे कई बिजनेस ओनर देखे हैं जो चेंज को एज एन अपॉर्चुनिटी यूज करके अपने लिए अच्छा खासा फॉर्च्यून बिल्ड कर लेते हैं। इनका मानना है कि अडेप्टेबिलिटी किसी बिजनेस का सबसे बड़ा एसेट होता है, क्योंकि वो आपको नए नए चेंजेस और इनोवेशन करने पर मजबूर करता है, जिससे आपके फाइनेंस और आपकी स्किल इंप्रूव होती है। स्ट्रेटेजी नंबर 10, माइक्रो फाइनेंसिंग। एक बढ़िया बिजनेसमैन की सबसे खास बात ये होती है कि इनके ऊपर 1 रुपया भी उधार नहीं होता। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या उसे चलाने के लिए जहां हर बिजनेसमैन लोन और आउटर फाइनेंस का सहारा लेता है, वहीं बढ़िया लोग अपना धंधा खुद से शुरू करते हैं, और अगर लेते भी है तो एकदम छोटा सा लोन, जिसे माइक्रो फाइनेंसिंग कहा जाता है, क्योंकि ये लोन्स बहुत ही जल्दी रीपे किए जा सकते हैं और ना ही इनमें कोई आपको अपनी ओनरशिप शेयर करनी पड़ती है। इनका मानना है कि कर्ज में डूबा एक बिजनेसमैन कभी बेटर डिसीजन नहीं ले सकता, और बिजनेसमैन का कंट्रोल जितना हो सके अपने हाथ में रखना चाहिए, तभी जाके सही तरक्की होगी। तभी आपने ये नोटिस किया होगा कि मोस्टली बनिए लोग अपनी शॉप्स खोलते हैं, छोटे बिजनेस शुरू करते हैं जिसमें ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होती, और धीरे धीरे इसे ग्रो करते हैं और बिजनेस के ही प्रॉफिट को बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देते हैं। एक न्यू एज एंटरप्रेन्योर के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है जो हमें इन बनिया कम्युनिटी से सीखने को मिलता है। हमें लगता है कि आज बिजनेस करना बहुत आसान हो गया है, खाली आइडिया सोचो और पैसा उधार पे लेकर शुरू कर दो, बट नहीं, ये चीज उतनी भी आसान नहीं है। 90% स्टार्टअप का फेल होने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि वो अपने फिक्स्ड खर्चे और इन्वेस्टर को रीपे ही नहीं कर पाते, इसलिए बंद हो जाते हैं। इसलिए जितना हो सके बूट स्ट्रैपिंग यूज करना चाहिए, और लेना ही है तो केवल माइक्रो फाइनेंसिंग करो। स्ट्रेटेजी नंबर 11, वैल्यू टू कस्टमर्स। एक बनिया का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन उसका कस्टमर होता है। ग्राहक को भगवान का दर्जा दिया जाता है, और इसमें कोई डाउट भी नहीं है कि एक बनिया अपने कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करता है। और अगर आप अपने आसपास देखो तो मोस्टली बनिया लोग किराना या राशन और डेली नीड्स के प्रोडक्ट की ही शॉप खोलते हैं। एक बनिया जानता है कि कंपटीशन और कॉस्ट मैनेजमेंट की तलवार उसके सर पर हमेशा लटकी रहती है। वो जानता है कि कस्टमर को फिक्स्ड अमाउंट पर सामान देकर उससे प्रॉब्लम होगी, पर फिर भी वो अपने कस्टमर को सही वैल्यू पर सामान देता है, जिससे शॉप ओनर और कस्टमर के बीच ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है। और हमेशा एक कस्टमर वहीं जाना पसंद करता है जहां से उसे वैल्यू फॉर मनी मिले और बेस्ट सर्विस मिले। तभी तो हमें एक बार जहां का खाना पसंद आ गया, हम हमेशा वहीं से खाते हैं। 10 शॉप में जो एक पसंद आ जाती है, हर बार हम वहीं जाएंगे। और ये बात एक बढ़िया बिजनेसमैन अच्छे से जानता है। उसे भी पता है कि अगर मैं अपने कस्टमर को अच्छे प्राइस डिस्काउंट पर वैल्यू ऑफ मनी दूंगा तो ये हमेशा मेरे पास ही आएगा, और ऐसा होता भी है। जितना हम प्राइस देते हैं उस हिसाब से हमें वैल्यू मिलती भी है। तभी एक हल्दीराम की नमकीन, उसकी सोन पापड़ी और उसकी काजू कतली का आज तक कोई जवाब नहीं है। तो फाइनली इस वीडियो में हमने जाना कि देश की जो बनिया कम्युनिटी और साथ में मारवाड़ी कम्युनिटी जो है, वो कुछ ऐसे सीक्रेट्स और स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं जिससे वो इतने सक्सेसफुल बने हैं, और इन सारी स्ट्रेटेजी से ही आज की डेट में इस कम्युनिटी को इतना सक्सेसफुल और नॉलेजेबल माना जाता है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, ज्यादा से लोगों तक शेयर करें। इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।